दोस्तों, पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई? धरती पर मानव कहाँ से आया? कौन थे हमारे पूर्वज जिन्होंने मानव उत्पत्ति की नींव रखी थी? मनुष्य की उत्पत्ति का क्या है रहस्य? यह सवाल आपके मन में जरूर आता होगा। अरबों साल पहले धरती पर जीवन कैसा था? मानव के शुरुआती जीवन से लेकर आधुनिक जीवन तक की कहानी क्या है? चलिए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक को समझेंगे। दोस्तों, हकीकत में देखा जाए तो मानव के जन्म के इतिहास को समझने के दो दृष्टिकोण हैं। पहला धर्म और दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। लेकिन आज के इस वीडियो में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे कि इस धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी। दोस्तों, वैज्ञानिक आधार पर यह माना जाता है कि मनुष्य का इतिहास समुद्र से जुड़ा हुआ है। सब कुछ सिंगल सेल से शुरू हुआ। आज से लगभग 4 अरब साल पहले हमारे पृथ्वी की सतह पर खौलता हुआ लावा और मैग्मा पाया जाता था, जो कि बेहद गर्म था। उस समय पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक हुआ करती थी और इसी सतह पर हमारा घर भी बनने वाला था। लेकिन यह राह इतना आसान भी नहीं होने वाला था। अरबों साल पहले इस धरती पर अनेकों प्राकृतिक घटनाएं होते रहती थी। लगभग 3.9 अरब साल पहले एस्टेरॉयड और अन्य कॉमन कॉन्टिनेंट लगातार पृथ्वी पर आग बनकर बरस रहे थे। बाद में यही एस्टेरॉयड केमिकल रिएक्शन की वजह से पानी में परिवर्तित हो गया। यह प्रक्रिया होने में करोड़ वर्ष बीत गए। उस समय एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। जब पृथ्वी पर पानी बन रहा था, तब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की सतह पूरी तरह पानी से ढक चुकी थी। दोस्तों, हमारे पृथ्वी के अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से भरा हुआ है, जो कि हमेशा गर्म होते रहता है। लेकिन पृथ्वी की ऊपरी सतह जब ठंडी हो जाती है, तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर निकल नहीं पाती और इसी वजह से ज्वालामुखी का निर्माण होता है। उस वक्त पृथ्वी पर यही प्रक्रिया चल रही थी। जहां तहां पानी से ज्वालामुखी निकल रहे थे। इन ज्वालामुखी के निकलने के कारण पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था और अंतरिक्ष से उल्का पिंडों का गिरना लाखों साल तक चलती रही। और आज से करीब 3.5 अरब साल पहले धरती पर वातावरण बनने लगे थे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, समुद्रों में सिंगल सेल बैक्टीरिया पनपने लगे, जो जीने के लिए पानी के अंदर के खनिज पदार्थों का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग करके ऑक्सीजन छोड़ते थे। और इसी माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी, जिससे पृथ्वी पर वायुमंडल बनने लगे थे। ये सिलसिला करोड़ों साल तक चलती रही और लगभग 3 अरब साल पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन पूरी तरह से अस्तित्व में आ गए थे। पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ने के कारण जमीन और वायुमंडलीय वातावरण में उपस्थित आयरन के मिनरल्स पानी से मिलकर रिएक्ट होने लगे और पृथ्वी हल्की गर्म हो गई। उस वक्त एक दिन 16 घंटे का हुआ करता था और वक्त बीतने के साथ साथ धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार पड़ने लगी। इन्हीं दरारों से पृथ्वी के कोर में उपस्थित लावा और मैग्मा से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर पृथ्वी पर निकलने लगे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर एसिड रेन होने लगा। कई सालों तक एसिड रेन होने के कारण पृथ्वी का 80% हिस्सा जलमग्न हो गया। इसी वक्त पानी में सिंगल सेल जेनेटिक मटेरियल का निर्माण हो रहा था और पानी में मौजूद ऑयली मटेरियल की वजह से सिंगल सेल ने अपने फॉर्मेशन के बाद जेनेटिक मटेरियल और कॉमन इंस्ट्रक्शन के चलते एक नए सेल का पहली बार कॉपी करना शुरू किया और यही जीवन की पहली शुरुआत थी। उस वक्त एक दिन 18 घंटे का हुआ करता था। धीरे धीरे समय का चक्र चलता रहा और बहुत ही सारे म्यूटेशन और अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जल में लाखों करोड़ जीवों का जन्म होने लगा। समय बदलता रहा और प्रकृति अपना काम करती रही। उस वक्त जीवों का जन्म और मृत्यु का सिलसिला जारी था। इन्हीं जीवों में से एक जीव ऐसे आए जो मानव इतिहास की कहानी लिखने वाले थे। जीवों में बहुत सी प्रजातियां विकसित हुई और बहुत सी प्रजातियों का नामो निशान इस धरती से मिट गया। ये क्रम ऐसा ही चलता रहा और एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर अनेकों प्रकार और आकार के जीव जंतुओं का एवोल्यूशन होना शुरू हुआ। उस वक्त एक दिन 20 घंटे का हुआ करता था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि करीब आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक जीव ऐसे थे जो पूरी तरह से अस्तित्व में आ गए थे, जिन्हें हम डायनासोर के नाम से जानते हैं।
समय ऐसा भी था जब इस धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली और इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। ये डायनासोर आकार में बहुत बड़े होते थे और छोटे भी होते थे। इन दैत्याकार विचित्र बड़े डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी और कुछ डायनासोर शांत स्वभाव के थे तो वहीं कुछ डायनासोर बहुत खतरनाक प्रवृत्ति के थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव में जाने जाते थे। लेकिन फिर अचानक ऐसी क्या घटना जिससे सारे डायनासोर का नामो निशान इस धरती से मिट चुका था, वो अभी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। दोस्तों, आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चिल्लाने की आवाज़। जब ये सारे डायनासोर बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक बड़ा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह के बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव की वजह से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह के बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर था, तब धरती पर से शायद डायनासोर का अंत न होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन वाला यह एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। और जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि इन्होंने सिर्फ 4 मिनट में ही अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। यह जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो इसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। और कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है और लगभग 40,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। दोस्तों, इस टकराव का विस्फोटक लगभग 20 हाइड्रोजन बम के बराबर था कि इसके टकराते ही धरती के लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चले गए और टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस विस्फोटक के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 20 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 12.2 तीव्रता की भूकंपमयी तरंगे उठने लगी। इसकी वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपमयी तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को धक्का दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख के ढेर में बदल गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस एक शुरुआत थी। विस्फोटक की वजह से जो लाखों टन मेटल और धातु अंतरिक्ष में ऊपर गए थे, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण 90 मिनट बाद धरती पर आग के गोले के रूप में बरस गए और साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 8,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधे की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोटक के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोटक के इलाके से कोसों मील दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। देखिए, जब ये डायनासोर का खात्मा हो रहा था तो इस काल को क्रेटेशियस काल माना जाता है। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा बच सके जिसका वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो चुकी थी।
जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव बच गए थे उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना न मिल सका, जिसकी वजह से भी वो लाखों डायनासोर भूखे मर गए और इस तरह से डायनासोर का काल खत्म हो गया। लेकिन डायनासोर का खत्म होना एक नई प्रजाति के लिए नया अवसर था और वो प्रजाति थी मेमल्स। मेमल्स यानी स्तनधारी जीव, जिन्होंने खुद इस महाविनाश से अपने आप को बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये मेमल्स जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इतने बड़े महाविनाश होने के बावजूद भी धरती फिर से सामान्य होने लगी और वातावरण फिर से अनुकूलित होने लगा। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे और धरती पर जो 10% जीव बच गए थे उनमें एडाप्टिव रेडिएशन होने की वजह से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजाति आई थी। इनकी आंखें सर में आगे की ओर थी और इसी काल में प्राइमेट्स के अंदर एक महत्वपूर्ण रिवोल्यूशन हुआ। इसका स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाला छेद, जिसे फोरमन मैग्नम कहते हैं, यह स्कल के पिछले हिस्से के बेस से सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि अब जो प्रजाति आई वह सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम हो गई। आज से करीब 4.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी के वातावरण में लगातार बदलाव हो रहे थे और धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल पैदा हुई, जो 2 महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। ये वही भूभाग है जहां हम भारतीय रहते हैं। यह है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इस दोनों महाद्वीप को आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी, जो कि आगे चलकर माउंट एवरेस्ट के रूप में जाना जाता है। ये पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी कि इससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी और इसी पर्वत शिखर से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण किया। दोस्तों, ओलिगन इपोक में करीब 3.5 करोड़ साल पहले धरती फिर से सामान्य होने लगी और घास के मैदान बढ़ने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए अनुकूल थे। इन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर विकसित होने लगे। लगभग 1.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप ले ली थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था और धरती के सारे महाद्वीप जाने पहचाने लग रहे थे। लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी और लगभग 40 लाख साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में फिर से एक बार हलचल पैदा हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। यह पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाले मौसमी हवाओं का मानसून पूरी तरह से रुक गया और इसी वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आना बंद हो गई। और यही इस जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये हैं हमारे काफी दूर के रिश्तेदार, जो कि हमारे पूर्वज कहलाते हैं। इन्हें कहते हैं पिरोला पिथिकस या पिरोला। हमारे परिवार की शुरुआत इसी ग्रेट एप्स से हुई थी। पिरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। वजनी होने के कारण ये एक डाल से दूसरे डाल तक नहीं जा सकते थे, इसीलिए ये हमेशा झुंड में रहते थे। कभी कभी ये अपने 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते। ये चल सकते थे। आम धारणा के उल्टा सीधा चलने की क्षमता जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों पर विकसित हुई। 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि इन एप्स की खोज थी। आगे चलकर ये ग्रेट एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए, जो पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। आज से करीब 40,000 साल पहले ये अफ्रीका के मैदान हरे भरे जंगलों से भरा था और इस जंगल में आदि मानव विचरण करते थे। उस वक्त ये ग्रेट एप्स 4 पैरों पर चला करते थे, जैसे कि आज के ज्यादातर जानवर चलते हैं, और जंगल ही उनका बसेरा हुआ करता था। वे घास, पेड़ों के फल, फ्रूट, पत्तियां इत्यादि खाया करते थे। इसके अलावा जानवरों को मारकर उनका मांस भी कभी कभी खाते थे। ये लोग कपड़े नहीं पहनते थे और पूरे जंगल में घुमा करते थे। भोजन की तलाश में दिन भर वे इधर से उधर भटकते रहते थे और उस समय इंसानों के शक्ल आज के बंदरों के जैसी दिखती थी। पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद रात में ये गुफा में या फिर पेड़ों के ऊपर सो जाते थे। ये ऐसा इसलिए करते थे ताकि गुफा में सोने से बरसात एवं खुद को जंगली जानवरों से बचाया जा सके। इन्हें 2 चीजों का ज्यादा डर रहता था, एक तो मौसम और दूसरा जंगली जानवर।
ये बिजली के कड़कने और चमकने का कारण नहीं जानते थे कि आखिर ये क्यों चमक रहा है। तो वहीं दूसरा कारण था, आदि मानव जानवरों से बहुत डरते थे। ये आदि मानव जब भोजन की तलाश में निकलते तो जंगली जानवरों से भी सामना हो जाता था और ये जंगली जानवर इन्हें देखते ही मार डालते थे। खास करके ये तेंदुआ जैसी प्रजाति, ये आदि मानव को देखते ही मार डालते थे, क्योंकि यह एक ऐसा जानवर हुआ करता था जो आदमियों की तरह छड़प कर पेड़ों पर चढ़ जाता था और आदि मानव का आसानी से शिकार करता था। इसीलिए जब कभी भी आदि मानव भोजन की तलाश में निकलते तो सभी ग्रुप में ही जाते थे और अगर एक जगह पे खाना समाप्त हो जाता तो जो समूह के मुखिया होते थे वो सभी को साथ में लेकर दूसरी जगह पर चले जाते थे। इस तरह से ये अपना जीवन यापन कर रहे थे। इनके लिए पेट भरना एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी, क्योंकि इन्हें गर्मी, मौसम, बरसात और अन्य जंगली जानवरों से भी सामना करना पड़ता था। दोस्तों, कहा जाता है कि जब ये आदि मानव पेड़ों पर लगे फलों को पहली बार देखा होगा तो ये अपने आप को संतुलित करने लगे होंगे और हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें तोड़ देते हैं। इसके बाद इनकी बॉडी धीरे धीरे सीधी होने लगी और ये 4 पैरों के बजाय 2 पैरों पर चलने लगे। इस तरह से उनके 2 हाथ फ्री हो गए, जिसका इस्तेमाल वे धीरे धीरे किसी चीज को पकड़ने या फिर उठाने में करने लगे। तो इस तरह से वे अपने 2 पैरों का इस्तेमाल चलने के लिए और 2 हाथों का इस्तेमाल काम करने के लिए करने लगे। दोस्तों, देखा जाए तो हकीकत में ये आदि मानव हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने इस धरती पर मानव सभ्यता की नींव रखी थी। उस समय इनका दिमाग एक सेव जितना बड़ा हुआ करता था और इनकी लंबाई लगभग 5 फीट तक होती थी तथा इनके शरीर पर लंबे लंबे बाल भी हुआ करते थे। ये हमारे वंश के सीधे चलने वाले में से सबसे पहले प्राणी थे। कई सालों के विकास क्रम के बाद ये अच्छी तरह से अपने 2 पांव पर चलने लगे, जिससे एनर्जी बहुत कम खर्च होती थी और ये चलते चलते भी खा सकते थे। इस तरह से हम इंसानों के अंदर शारीरिक परिवर्तन होता चला गया। जैसे ही आदि मानव अपने 2 पैरों पर खड़ा होने लगा तो वे ज्यादा दूर तक देखने लगा। वे आसपास के चीजों को देखने के लिए पूरे शरीर के बजाय सिर्फ गर्दन को ही घुमाने लगा। अपने हाथों का उपयोग पैरों की टहनियों को पकड़ने के लिए करने लगे। इस समय ये पीठ के बल भी सोने लगे थे। उस वक्त न केवल इनके शरीर का विकास हो रहा था, बल्कि सोचने की शक्ति भी बढ़ रही थी। इनकी बोलने की क्षमता, आवाज भी पहले से काफी क्लियर हो चुकी थी। उस वक्त आदि मानव शारीरिक रूप से काफी कमजोर भी हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि कुछ समय बीतने के बाद आदि मानव के साथ एक अप्रिय घटना होती है, जिस घटना की वजह से इन आदि मानव का जीवन स्तर काफी सुधर गया और इनकी जिंदगी बदलने लगी। एक दिन खेल खेल में ये आपस में 2 पत्थरों को आपस में टकरा रहे थे। तभी इससे चिंगारी उत्पन्न हुई और जाकर पास के सूखी पत्तियों पर जा गिरी। चूंकि पत्तियां सूखी थी इसीलिए उसमें आग लग गई। तभी आदि मानव समझ गए कि 2 पत्थरों को आपस में टकराने से आग निकलती है। कभी कभी तो ये आदि मानव पूरे जंगलों में ही आग लगा देते थे। इस आग में बहुत सारे पशु भी जल जाते और इसी जले हुए पशुओं को खाते भी थे। जब ये जले हुए जानवरों का मांस खाया तो उन्हें अच्छा और स्वादिष्ट लगा। बाद में आदि मानव ने पशुओं को आग पर जलाकर पकाकर खाना शुरू कर दिया। आग की खोज इनके लिए एक वरदान साबित हुई। इन्होंने सर्दियों में भी आग जलाकर खुद को गर्मी देने के लिए शुरू किया और जंगली जानवर से बचने के लिए भी गुफा के मुहानों पर आग जला देते थे और साथ ही रात के अंधेरे में भी उजाला करने के लिए ये आग का इस्तेमाल करने लगे। पहले ये कच्चा भोजन यानी कच्चा मांस ही खाते थे, लेकिन पका हुआ भोजन करने के बाद इनके शरीर में काफी बदलाव होने लगा और इनका मानसिक विकास भी काफी हद तक सुधर गया। देखिए, उसी वक्त आदि मानव ने पत्थरों के औजार भी बनाना शुरू कर दिया और वो ज्यादातर चकमक पत्थर के औजार बनाते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मटेरियल धातु होता था, इससे कई तरह के आकार और शेप दिए जा सकते थे। वो पत्थर के औजार या फिर लकड़ियां टहनियां काट कर उसके भी औजार बनाते थे और इन औजारों का इस्तेमाल वो जानवरों को मारने के लिए करते थे या फिर जमीन को खोदने के लिए भी करते थे। इसीलिए इस काल को पूर्व पाषाण काल भी माना जाता है, क्योंकि ये पूर्व पाषाण काल में ही आदि मानव ने तरह तरह के हथियारों के औजार बनाना चालू किए थे। दोस्तों, एक समय की बात है जब आदि मानव ने फल खाया और फल के बीज को नर्म मिट्टी पर फेंक दिया। तभी कुछ दिनों के बाद देखा कि वहां से एक पेड़ निकल आया है। धीरे धीरे जब ये पौधा बड़ा हुआ और पेड़ बना और इसमें फल लगने लगे तो उसे देख आदि मानव बहुत खुश हुए। तभी ये समझ गए कि फल का बीज जमीन पर फेंकने से एक दिन पेड़ निकलेगा और फल लगेगा। उसके बाद जब भी आदि मानव अपने पसंदीदा फल को खाते तो वे उनके बीज को जमीन पर फेंक देते थे, जिसके बाद उस जगह पर पेड़ निकल आता था। पर इन्होंने देखा कि हर एक मिट्टी पर बीज फेंकने से पेड़ नहीं निकलते हैं। पेड़ सिर्फ उन्हीं जगह पे निकल रहा है जहाँ मिट्टी नरम है। इसके बाद उन्होंने मिट्टी को नरम करना शुरू कर दिया। इस तरह से खेती की शुरुआत हुई।
देखिए, जब ये खेती करना शुरू किया तो आदि मानव को खाने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था। वे खेती करके ही अनाज उपजाते थे और वो खाते थे, और वो ज़्यादातर भटकते भी नहीं थे क्योंकि उन्हें खेतों से थोड़ा बहुत खाना प्राप्त हो जाता था। उसके बाद उन्होंने तरह तरह के जानवर भी पालना शुरू किए। फिर इसके बाद आदि मानव में जैसे जैसे विकास होता गया, वे अपने आप को डेवलप करते रहे। वो पशु को पालते और खेतों में भी इस पशुओं का इस्तेमाल किया करते थे। फिर जैसे जैसे दिन बीतता गया, वैसे वैसे ये आदि मानव अपने आप को डेवलप एवं अपग्रेड करने लगे और ये अफ्रीका से निकलकर अन्य भागों में जाने लगे, जिससे कि यूरेशिया, चाइना, गोंडवाना और इस तरह से आदि मानव की अनेक पीढ़ियां अपने आप को डेवलप एवं अपग्रेड करने लगी। इन्हें यहाँ तक आने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कई लाखों एवं हजारों सालों के विकास क्रम के बाद आज हम आदि मानव से आधुनिक मानव तक पहुँच सके। दोस्तों, आज जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं वो हमारे पूर्वज आदि मानव की ही देन है, और आज जो हम इतनी विकसित टेक्नोलॉजी में रह रहे हैं, ये सब भी हम अपने इंसानों के पूर्वज आदि मानव की वजह से हुए। और आज के इस दौर में सबसे बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ प्राणी इस धरती पर मानव को ही माना जाता है, और इसी के कारण हम इंसानों की वजह से आज हम इतनी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत कम है। अभी और आगे जाना है और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, नई नई तकनीकी खोजों का आविष्कार करना है और चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, ये था हम इंसानों के शुरुआती जीवन से लेकर आधुनिक जीवन तक की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।